students, in this video lecture of carpentry shop. Why we call it is a carpentry? ये हमने पहले देख चुके हैं. Sometimes it is also called carpentry or pattern making, because most of the time these pattern making are also made of with help of this carpentry shop. तो आज हम मुख्यतः इस वीडियो लेक्चर में दो चीज़ों को ध्यान देने की कोशिश करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे. एक है स्ट्रक्चर ऑफ वुड और दूसरा है सीजनिंग ऑफ वुड. तो स्ट्रक्चर ऑफ वुड और सीजनिंग ऑफ वुड के पहले हम ये समझना चाहेंगे कि वुड एग्जैक्टली रहती क्या है. जैसे कि हम जानते हैं कि वुड डिफरेंट तरीके की किसी भी लकड़ी को हम यदि उस लकड़ी से अपने ईंधन को जलाएं भी, यदि घर में यदि हमारा चूल्हा है, गाँव में चूल्हा है, अभी हम उसके ऊपर से शायद पानी गर्म करते हैं, तो उस पानी गर्म करने के लिए भी जो हम लकड़ी जलाते हैं उसे भी हम वुड कहते हैं. तो यहाँ पर्टिकुलरली हम किस वुड की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये भी देखना चाहेंगे क्या जलाऊ लकड़ी का उपयोग हम अपने बेंच या घर के खिड़की दरवाजे या पैटर्न या टेक्निकल किसी काम में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वुड की, तो क्या हम उस किसी भी लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली व्हाट विल बी द नेम. वुड इज नेम इज ओनली स्पेसिफिकली कॉल्ड फॉर every type of wood which is coming from mostly trees are called wood. तो हम जिस पर्टिकुलर वुड की बात करना चाह रहे हैं, जिस टाइप की बात करना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे उसे हम कहते हैं टिम्बर. इस टिम्बर से ही हम अपने फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे और डिफरेंट टाइप के आइटम्स बनाते हैं, न कि वुड से. ये आप ध्यान रखेंगे, दिस वर्ड इज कॉल्ड टिम्बर. और ये टिम्बर जो है आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी लकड़ी के बड़े लट्ठों को, जो बड़े तने हैं उनको हम काट कर किसी प्रारूप देते हैं और अक्सर आप उसे टिम्बर मिल के नाम से ही चिन्हित कर सकते हैं अपने घर के आसपास. और ये टिम्बर जो है पर्टिकुलरली वन विभाग के सौजन्य से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है और इसकी छटाई है सब हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसे कंट्रोल करता है. Anyway, so this is the timber we are intended, not the wood. ये और इसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे ही. So मैंने डायग्राम बनाया, बहुत सिंपल डायग्राम है, and this is related to structure of wood. So structure of wood क्या होता है, इसे इस डायग्राम की सहायता से देखने और समझने की कोशिश करते हैं. तो ये देखिए, यदि हम किसी तने को, यदि ये वृक्ष है आपका और ये जड़ें हैं, यहाँ से यदि हम काटें तो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं. यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शन हूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है. तो ये हमारे लेबोरेटरी में भी अवेलेबल है इसका एक पीस, और हम आपको जब कारपेंट्री शॉप में आपको जॉब बनाएंगे डेफिनेटली वी विल गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू. तो अब जब मैंने इस ट्री का क्रॉस सेक्शन किया, बीच से इसको काटा, तो ये जो मध्य भाग है ये हमें कुछ इस तरीके से दिखता है. इसके कौन कौन से मुख्य पार्ट है इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं. जो बाहरी पार्ट है इसे हम कहते हैं बार्क, और अंदर वाले इस बार्क जो मोटी परत रहती है जिसे हम हिंदी में छाल कहते हैं, उसे हम कहते हैं बार्क. और बार्क के जस्ट ऊपर का पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं इनर बार्क. दीज टू आर वेरी क्लियर टू यू. ये हमारी जो पेड़ की छाल रहती है और उसे हम कहते हैं बार्क, और जो ये जस्ट उसके अंदर का पोर्शन है बार्क के जस्ट अंदर, जहाँ पर स्टेम की जो स्किन है वो एकदम स्मूथ रहती है, वी कॉल्ड इट एज इनर बार्क. ये टेक्निकल टर्म्स में हम एग्जैक्टली इसे कहेंगे. जो इसका सेंटर होता है, यह सेंटर को हम कहते हैं पिन और मेडुलिया. ये सेंटर को हम मेडुलिया कहते हैं. और ये जो इसमें इस तरीके के जो लाइंस दिखती हैं इसे हम मेडुलिया रेस कहते हैं. मेडुलिया सेंटर के, और जो ये रेस इस तरीके से आपको दिख रही है इन्हें हम कहते हैं मेडुलिया रेस. इन चारों के अलावा हर साल जैसे जैसे वृक्ष की ग्रोथ वृक्ष बढ़ता जाता है या उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो एक सर्कल हमेशा एक रिंग इसके
अंदर बन जाती हैं। ये सारी रिंग्स आप इसमें देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं एनुअल रिंग। जब वृक्ष हर एक साल बढ़ता है तो एक रिंग इसमें डेवलप हो जाती है। वो रिंग इस तरीके से अंदर आप देखेंगे कि अंदर की जो रिंग्स है वो काफी सघन है और बाहर की जो रिंग्स है वो काफी विरल है, मीन्स डेंसली है अंदर की रिंग और बाहर की रिंग जो है वो थोड़ा लिबरल है और उसमें काफी गैप आप आउटर वाले में देख सकते हैं। ये जो दो कैटेगराइजेशन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट है टिम्बर के मामले में। ये जो बाहर की जो आप रिंग्स देख रहे हैं, ये जो हर रिंग को हम एनुअल रिंग ही कहेंगे। यदि हम एक रिंग को परिभाषित करेंगे तो हाँ, इसकी आयु भी हम इसी तरीके से इन्हीं एनुअल रिंग्स को गिनकर बता सकते हैं। सपोज मैंने ये पेड़ काटा और काटने के बाद मैं समझना चाहता हूँ कि ये कितने साल पुराना पेड़ है, तो मैं इसकी रिंग्स को, ये जो एनुअल रिंग्स है, हर ही एनुअल रिंग्स है, तो ये एनुअल रिंग्स को मैं गिनकर बता सकता हूँ कि पेड़ की आयु कितनी है। और पेड़ की आयु याद करने का ये सही उत्तम है। लेकिन ध्यान रहे जब हम ये कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रहे कि हम इस पेड़ को हम मार रहे हैं, हम इसको काट कर इसकी जो लकड़ी है उसे यूज में ला रहे हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कंसीडर व्हाइल स्टडी। जब हम बात कर रहे हैं तो दैट शुड बी सही तरीके से वो बैलेंस रहनी चाहिए। ये कब होता है? जब ये पेड़ जो है मृत प्राय हो जाता है, जब किसी यूज का नहीं रहता। सड़कें बनाते समय जब हमें कई पेड़ जब ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, कोई जमीन हमको डेवलप करनी है गवर्नमेंट लैंड स्पेशली, तो जब हम उस पेड़ को काटने की जरूरत पड़ती है, देन ओनली वी कट द ट्रीज एंड एट द टाइम ऑफ कटिंग और आफ्टर द ट्री जो फॉरेस्ट के इसमें पड़े रहते हैं, वहां पर हम जाकर इसे बहुत अच्छी तरह आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि हर एनिमल रिंग को जब हम गिनेंगे, सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द ट्री, नंबर ऑफ ईयर्स, ये कितने साल का पेड़ है, ये इसकी आयु आप इन रिंग्स को गिनकर देख सकते हैं। अब यदि आप इसको फिर से देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ लाइनें इस तरीके से मैंने जैसे पहले आपको एक्सप्लेन किया कि कुछ लाइंस की गैप में गैप ज़्यादा है और अंदर की लाइंस में गैप्स कम है। तो अंदर की जो ये कम गैप वाला पोर्शन है वी कॉल इट एज हार्डवुड, HEART, हार्डवुड, और जो बाहर की लाइंस है उसे हम कहते हैं सैपवुड। ये सैपवुड है जो सैपवुड में मौजूद एनिमल रिंग्स है वो धीरे धीरे सिकुड़ते हार्डवुड में बन जाती है। और यही एक्चुअल यदि आप देखेंगे तो है पूरा टिम्बर का ही पार्ट, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो लकड़ी बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का जो टिम्बर बोलते हैं, जो हम वुड एप्लीकेशन में पर्टिकुलर यूज करते हैं, तो हम ज़्यादातर मोस्टली डिपेंड रहते हैं इस हार्डवुड पर, ताकि ये जो हार्डवुड है अंदर वो जो एरिया है वो काफ़ी सघन रहता है और ये जो एनिमल्स रिंग्स रहती है ये श्रिंक हो जाती है और श्रिंक होकर ये जो सेंटर में बनता है इसे हम हार्डवुड कहते हैं। और ऐसा मिसकॉन्सेप्शन भी है और ये क्या है इसके बारे में हम अभी और इसके बाद देखेंगे ही। तो ये जो सैपवुड है ये धीरे धीरे ड्यूरिंग द ओवर द ईयर्स ये सैपवुड में धीरे धीरे ये हार्डवुड की ओर बढ़ता है ट्री। तो ये सैपवुड और हार्डवुड में क्या है, ये बेसिक अंतर क्या है? सैपवुड और हार्डवुड में बेसिक अंतर ये है कि सैपवुड न्यूली क्रिएटेड एनुअल रिंग्स है और हार्डवुड जो है वो जो मैन्युफैक्चर्ड है वो पुरानी ओल्ड एनुअल रिंग्स के द्वारा डेवलप हुआ है। अब ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ही हम टिम्बर की बात करते हैं तो हर टिम्बर में जो मॉइस्चर परसेंटेज है, मॉइस्चर परसेंटेज यानी कि मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा, पानी की मात्रा जो है वो इस सैपवुड में ज़्यादा रहती है बजाय हार्डवुड में। यानी सैपवुड में मॉइस्चर की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी जबकि हार्डवुड में मॉइस्चर की मात्रा आपको कम मिलेगी। तो इस तरीके से जब हम कभी लकड़ी का कोई पीस आप जब देखें तो उसे तुरंत कैलकुलेट करके यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द ट्री एज वेल एज आप इस
समझ जाएंगे कि हार्डवुड क्या है और सैपवुड क्या है। सैपवुड जिसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, जो न्यूली फॉर्म एनिमल रिंग्स हैं वो मोस्टली सैपवुड में आती है, और हार्डवुड में जो ओल्ड पहले की बनी हुई एनिमल रिंग्स हैं वो आती है। तो आई एम होपफुल कि हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ वुड इज कंप्लीट। नाउ वी विल कम फॉर द सेकंड टॉपिक, दैट इज सीजनिंग ऑफ वुड। तो सीजनिंग ऑफ वुड में हम मोस्टली बात करते हैं दो तरीके की सीजनिंग होती है। पहला नेचुरल सीजनिंग, दूसरा आर्टिफिशियल सीजनिंग, या हम इसे AB भी कह सकते हैं, सीजनिंग ऑफ वुड। अब वुड काटने के बाद या हमारा टिम्बर काटने के बाद उसकी हमको सीजनिंग भी करनी पड़ती है। सीजनिंग क्या है? सीजनिंग इज नथिंग बट द मॉइस्चर इनसाइड द वुड और टिम्बर इज टू बी मेंटेन। यानी कि अच्छी लकड़ी तभी हम उसको उसका यूज या उपयोग या एप्लीकेशंस कर सकते हैं जब उसकी प्रॉपर सीजनिंग हुई हो। अदरवाइज यदि हमने इसकी सीजनिंग नहीं की तो उसमें जब हम उससे सपोज अपने लकड़ी का दरवाजा बनाते हैं या अपने लकड़ी के दरवाजे की साइड की फ्रेम बनाते हैं तो ये सारी चीजों में क्रैक्स, बड़े क्रैक्स आना और सिकुड़ जाना या एक्सपेंड हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम आती है यदि आपने इसकी सीजनिंग नहीं की है। सपोज आपने लकड़ी काटी, लकड़ी काटने के बाद आपने सीधे उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, तो दैट विल कंटेन मॉइस्चर एंड दैट मॉइस्चर विल डिस्टर्ब योर वुड वर्किंग। यानी यदि आप काम कर रहे हैं उसके जॉइंट्स, मोस्टली हम कारपेंट्री जॉइंट्स बनाते हैं, कारपेंट्री के द्वारा वो जॉइंट्स बना रहे हैं, दे विल बी वीक, वो कमजोर होंगे जॉइंट्स, सही तरीके से पकड़ नहीं रहेगी। और जैसे जैसे वो लकड़ी सूखती जाएगी ड्यूरिंग द ईयर्स, जहाँ पर भी आपने इसे यूज़ की है, मोस्टली हम जब मकानों की बात करते हैं तो मकानों में हम दो जगह इस लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और पहला है इनडोर और दूसरा है आउटडोर। इस तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं, और इस इंडोर आउटडोर के कारण हम इनको जो इंडोर और आउटडोर के द्वारा हम इसकी ये भी देखते हैं कि यदि ये लकड़ी को बाहर लगाना है, टिम्बर को बाहर लगाना है, तो फिर हम उसको उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा रखेंगे, या अंदर लगाना है, घर के अंदर लगाना है, तो उसमें मॉइस्चर लेवल हम कम रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी सीजनिंग करते हैं। तो ये दो तरह की सीजनिंग कौन कौन सी होती है? जैसे कि पहला है नेचुरल सीजनिंग और दूसरा आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो ये दो तरीके की सीजनिंग में क्या करते हैं? नेचुरल सीजनिंग में क्या करते हैं, हम इस पेड़ को काटते हैं और इसे कई दिनों तक ओपन एरिया में रख देते हैं, जहां पर यदि आप किसी वन विभाग के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी डेपो में घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो लकड़ी के बड़े बड़े जो टिम्बर के बड़े बड़े लट्ठे पड़े होते हैं, जिसको हम लट्ठे बोलते हैं, वो कई इस तरीके से इनके सालों साल पड़े रहते हैं। सालों साल पड़े होने के कारण इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो ऑटोमेटिकली सन रेज में ये इसका मॉइस्चर निकलता जाता है और लकड़ी सूखती जाती है, एंड दिस सैपवुड बिकमिंग हार्डवुड। ये धीरे धीरे रखे नेचुरली ये नेचुरल सीजनिंग हो जाती है। लेकिन इस तरीके से यदि हम सीजनिंग करते हैं तो समय बहुत लगता है। आपको इस लकड़ी को, यदि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और सपोज इस तरीके से आपने एक तरीके का एक पैच बना रखा है जिसमें कई तरीके की टिम्बर एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो उसमें यदि आप नेचुरल सीजनिंग करेंगे तो आपको इन लकड़ियों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के द्वारा 4 महीने 6 महीने में इनको एक बार मूव करना पड़ेगा। नीचे वाली लकड़ी के पीस को आपको ऊपर लाना पड़ेगा ताकि उस पर डायरेक्ट सनरेज आए और वो सूखे, एंड सैपवुड बिकमिंग हार्डवुड। ये इस तरीके से आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी हर 3-4 महीने में। लेकिन यदि आपका पीस ऐसे ही पड़ा हुआ है, नेचुरली सूख रहा है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट
कि आपको जो मॉइस्चर लेवल चाहिए वो कब आएगा। नेचुरल सीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सो आई थिंक आई एम होपफुल कि मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया है नेचुरल सीजनिंग। लेकिन यही है यदि आप आर्टिफिशियल सीजनिंग करते हैं, यानी कि ऐसी निर्धारित क्षेत्र में आप इसकी सीजनिंग को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय जब हम जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल सीजनिंग कहते हैं। तो इस आर्टिफिशियल सीजनिंग में क्या करते हैं कि एक चैम्बर बनाते हैं और बड़े बड़े जो इस तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल में पड़े रहते हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई लकड़ी के पीसेस, उन पीसेस को ट्रकों में लाद कर उसे एक बड़े चैम्बर में रखते हैं। उस चैम्बर में रखकर और इसे स्टीम की सहायता से, स्टीम इन स्टीम आउट, स्टीम की सहायता से इससे स्टीम अंदर भेजते हैं और स्टीम इधर से बाहर निकालते हैं, जिससे कि इसके अंदर का मॉइस्चर लेवल सूखता है और बहुत बड़ी मात्रा में हम लकड़ी को सही तरीके से इसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन करते हैं। सपोज इसमें आपको मॉइस्चर लेवल कम हो गया, आपने ज़्यादा स्टीम दे दी, स्टीम से के कारण लकड़ी जल्दी सूख गई और आपको वो मॉइस्चर लेवल नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं इसमें स्प्रिंकलिंग करते हैं वाटर स्प्रिंकलिंग, इसका स्प्रिंकलिंग करते हैं अंदर और उस मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करते हैं। और मोस्टली जो लकड़ियाँ, जब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें कि जहाँ पर इस तरीके के ट्रीज बहुत एम्पल स्पेस में अवेलेबल हो, ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो, काटने के साथ साथ यदि उसका उपयोग भी उसी मात्रा में हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उस जगह पर यह आर्टिफिशियल सीजनिंग बहुत उपयोगी रहती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो गुड़ की सीजनिंग करते हैं वो इसी आर्टिफिशियल सीजनिंग के द्वारा ही करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये चैम्बर आप बनाकर अंदर सारे स्पेशल चैम्बर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े चैम्बर, और उसमें लकड़ियों के लट्ठों को रखा जाता है बड़े बड़े, और उसमें पानी की मात्रा और स्टीम के द्वारा उसका मॉइस्चर निर्धारित किया जाता है। तो ये मॉइस्चर निर्धारित करने के पीछे एक और लॉजिक रहता है, दैट इज इफ I want to use outdoor मतलब सपोज घर के बाहर, और इंडोर मतलब घर के अंदर। जब मुझे आउटडोर चाहिए रहता है तो मैं इसका मॉइस्चर लेवल तकरीबन 18 से 20% या 22% तक इसे मेंटेन करता हूँ, इसका मॉइस्चर लेवल। लेकिन यदि जब मैं घर के अंदर यूज करता हूँ तो इसी का मैं 8 से 12% तक का मॉइस्चर लेवल मेंटेन करता हूं जब मैं लकड़ी का प्रयोग घर के अंदर करता हूं तब। तो ये ऐसा बाहर और अंदर इसलिए बिकॉज यदि आप बाहर किसी वुड का या टिम्बर का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑलरेडी सन रेज उसको मिलती रहती है, तो वो लकड़ी ऑटोमेटिकली सूखती रहती है ड्यूरिंग द ईयर। और इंडोर में जब हम प्रयोग करते हैं तो चूंकि अंदर सूर्य की ऊष्मा मिलती नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी मेंटेन द लेस मॉइस्चर लेवल एट इनसाइड। तो इस तरीके से हमने देखा इस वीडियो लेक्चर में कि वी हैव completed these two topics, and I am very hopeful that you understand well. If you have any doubts or question, we will meet whenever we will meet, or you can ask me through our WhatsApp group. So thank you very much students for your kind attention. Thank you.